Good morning, student. Today we are going to start our new topic, that is sound wave. अगर हम वेव की शुरुआत से बात करें तो शुरू से अगर बात करें तो वेव होता क्या है? वेव इज ए प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये हमने सीखा। फिर हमने कहा कि भाई वेव के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो वेव को हम इन ए ब्रॉड स्केल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अ मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर है? मैकेनिकल वेव क्या होता है? ऐसी वेव जिनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट वेव इज नोन एज मैकेनिकल वेव। जैसे हमने बात की वेव ऑन स्ट्रिंग, तो इस वेव ऑन स्ट्रिंग में स्ट्रिंग इज ए मीडियम, तो उसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। फिर हमने बात की साउंड वेव की। क्लियर है? तो साउंड के प्रोपगेशन के लिए भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये तो हुआ मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव, दूसरा था लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? तो हमने बोला था बाय द डेफिनेशन कि द वेव इन विच ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, दैट वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हमने देखा दैट इज वेव ऑन स्ट्रिंग। क्लियर होगी बात? तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी वहां पर। स्ट्रिंग वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने इक्वेशन बनाना सीखा, हमने वेव वेलोसिटी देखा, हमने पार्टिकल वेलोसिटी देखा, एनर्जी देखा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। फिर आते हैं दूसरे पर, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? ऐसी वेव जिनमें पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में होता है, that wave is known as longitudinal wave, and the best example of longitudinal wave is sound wave. Clear है? तो अगर मैं sound wave की definition की बात करूं कि what is sound wave, तो sound wave is a longitudinal wave. The first point is sound wave is a longitudinal wave. And what is longitudinal wave? The wave in which particle oscillation along the direction of wave propagation. The wave in which particle, या फिर हम बोल सकते हैं that is medium oscillation along wave propagation. क्लियर है? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक मीडियम पार्टिकल है, तो मैंने यहां पे बहुत सारे मीडियम पार्टिकल ले लिए। क्लियर है? तो अगर वेव मान लेते हैं कि राइट की तरफ प्रोपगेट कर रही है, दैट वी डब्ल्यू इज वेव वेलोसिटी। तो पल्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, और ये मैंने मीडियम पार्टिकल्स मान लिए। तो हमने क्या बोला है? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? द वेव इन विच द पार्टिकल या मीडियम ऑसिलेट अलोंग द वेव प्रोपगेशन, वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में, यानी ये पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट करेंगे इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। पहले वाले केस में जब हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में देखा था तो पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर था। यहां पर पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है that will be in direction of wave propagation. यानी पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन या अलोंग द वेव प्रोपगेशन ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? यानी होगा क्या? अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो ये अपनी लोकेशन को छोड़ेगा, ये यहां से डिस्प्लेस होगा। और अगर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, या बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ जाए। यानी हम बोल सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर जोन कैसे बन जाएंगे, दैट इज कंप्रेशन जोन, जहां पर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल बहुत ज्यादा होगी, और जहां पर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल कम होगी, दैट जोन इज नोन एज रेयर फ्रैक्शन जोन। तो होता क्या है? किस तरह से प्रोपगेशन होगा? बाय द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स
कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन जोन एंड कंप्रेशन जोन बन जाते हैं। जैसे अगर ये मीडियम पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन हो गई, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, क्लियर है। तो मैंने ऑसिलेशन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बना दी कि किसी इंस्टेंट पर इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा था कि ये आगे मूव किया, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अगर मैं इस वाली लोकेशन पे देखूं, एट दिस लोकेशन, तो यहां पर हम बोल सकते हैं मीडियम डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई है ना, पार्टिकल डेंसिटी बढ़ गई। यानी ये कौन सा जोन बन गया, दैट इज अ कंप्रेशन जोन। और हम बोल सकते हैं यहां से पार्टिकल्स हटे, तो ये कौन सा जोन बन गया, दैट इज अ रेयर फ्रैक्शन जोन। दिस इज अ रेयर फ्रैक्शन जोन। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो कंप्रेशन जोन और रेयर फ्रिक्शन जोन बनेंगे दैट विल बी अल्टरनेटिव। क्लियर है, जहां पर पार्टिकल डेंसिटी या मीडियम की डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई यानी प्रेशर बढ़ गया, तो हम बोल सकते हैं एट द कंप्रेशन जोन डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, डेंसिटी विल बी मैक्सिमम and at the rare fraction zone density will be minimum। क्लियर होगी बात। तो दोबारा से अगर बात करें कि भाई साउंड वेव है क्या, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, जिसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव प्रोपगेशन के अलोंग होता है। क्लियर है। ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव, अल्टरनेटिव, रेयर फ्रैक्शन जोन और कंप्रेशन जोन फ्रेम होना स्टार्ट हो जाते हैं। कंप्रेशन जोन क्या होता है, कंप्रेशन जोन की मैं अगर बात कर रहा हूं तो कंप्रेशन जोन होता है वो पर्टिकुलर रीजन जहां पर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। And the pressure at the compression zone will be P naught plus delta P। क्लियर है। जैसे मान लो इस पूरे रीजन में जो पहले प्रेशर था वो P नॉट था, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम P नॉट की बात करें तो P नॉट कौन सा प्रेशर हो गया, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है। अब पार्टिकल ऑसिलेट हुए, तो कुछ पर्टिकुलर जगह पर जहां पर पार्टिकल डेंसिटी बढ़ गई तो हम बोल सकते हैं वहां प्रेशर बढ़ गया। तो कितने से बढ़ा, पी नॉट तो पहले ही था, अब प्रेशर बढ़ गया, तो डेल्टा पी इज एक्सेस प्रेशर, जो किसकी वजह से बढ़ रहा है, दैट इज ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द वेव प्रोपगेशन। तो डेल्टा पी इज नोन एज एक्सेस प्रेशर। क्लियर है। डेल्टा पी इज नोन एज एक्सेस प्रेशर। तो बिल्कुल सिंपल है, कंप्रेशन जोन वो पर्टिकुलर रीजन होता है जहां पर डेंसिटी ऑफ द मीडियम सबसे ज्यादा होती है, प्रेशर मैक्सिमम होता है। ओके, सिमिलरली रेयर फ्रैक्शन जोन क्या होता है, तो रेयर फ्रैक्शन जोन तो हम बोल सकते हैं रेयर फ्रैक्शन जोन वो रीजन होता है जहां पर पार्टिकल डेंसिटी मिनिमम होती है, यानी प्रेशर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम बोल सकते हैं प्रेशर विल बी मिनिमम, डेंसिटी विल बी मिनिमम। क्लियर है। तो प्रेशर विल बी मिनिमम, डेंसिटी विल बी मिनिमम। तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट माइनस डेल्टा पी। क्लियर है भाई। पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पहले हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल प्रेशर किसी पर्टिकुलर रीजन पे बढ़ गया और किसी पर्टिकुलर रीजन पे कम हो गया। जहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा हो गया दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज कंप्रेशन जोन, और जिस रीजन में प्रेशर कम हो गया हम बोल सकते हैं दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज रेयर फ्रैक्शन जोन।
और कितने से कम या ज्यादा हुआ, दैट इज नोन एज द एक्सेस प्रेशर, दैट इज डेल्टा पी। क्लियर होगी बात यहां तक? तो अगर मैं यहां पर देखूं, क्योंकि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में हम बोल सकते हैं पार्टिकल डेंसिटी बढ़ गई, तो दैट इज नोन एज कंप्रेशन जोन। यहां से पार्टिकल सेपरेट हुए, दूर हटे, तो इस पर्टिकुलर रीजन में हम बोल सकते हैं डेंसिटी कम हो गई, तो दैट इज नोन एज रेयरफेक्शन जोन। अगेन यहां डेंसिटी बढ़ गई, तो दैट इज कंप्रेशन जोन। फिर उसके बाद रेयरफेक्शन जोन, फिर कंप्रेशन जोन। रेयरफेक्शन जोन इस तरह से चलता रहेगा। तो कंप्रेशन जोन, रेयरफेक्शन जोन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। तो अल्टरनेटिव, देयर विल बी अल्टरनेटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जोन। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि जनरल इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, जनरल इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, तो जैसे हम लोगों ने जब पढ़ा था प्रोग्रेसिव वेव मतलब ट्रैवलिंग वेव, तो ट्रैवलिंग वेव जब हमने पढ़ा था वेव ऑन स्ट्रिंग के केस में, तो हमने बोला था y विल बी ए फंक्शन ऑफ x, t। क्लियर है? एंड दैट रिलेशन शुड बी लीनियर। सेम चीज यहां पर भी वैलिड है। अगर मैं बात कर रहा हूं साउंड वेव के केस में, साउंड वेव का मतलब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग वेव की, यानी प्रोग्रेसिव वेव की। तो हम बोल सकते हैं द जनरल इक्वेशन यानी जनरल फंक्शन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव इन केस ऑफ द साउंड वेव यानी लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, तो y शुड बी ए फंक्शन ऑफ x, t, and the relation between x and t, the relation between x and t should be linear। क्लियर है? अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई साइनोसॉइडल इक्वेशन क्या होगी, तो वहां पर साइनोसॉइडल इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। सेम इक्वेशन यहां पर भी होगी। तो हम बात कर रहे हैं द जनरल साइनोसॉइडल इक्वेशन ऑफ वेव। बात समझ में आ गई होगी आपको कि हम कौन सी चीज की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव की। तो मैं इसकी साइनोसॉइडल इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं, तो क्या होगी, हम लिखेंगे इसको s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दैट विल बी जनरल साइनोसॉइडल इक्वेशन ऑफ वेव। कौन सी वेव है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। अब यहां पे टर्म्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं एस नॉट पर। वहां पर इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। तो वहां ए क्या था, एम्पलीट्यूड था, तो यहां पर एस नॉट भी एम्पलीट्यूड है। क्लियर है? लेकिन बस ये ध्यान रखना कि पार्टिकल अब वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ना ऑसिलेट करके वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं एस नॉट विल बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle from mean position। क्लियर है? यानी ये है क्या, दैट इज ए एम्पलीट्यूड। अगर बात कर रहा हूं मैं के की, ओमेगा की, तो वो जो पुराना मीनिंग है वही है, के इज नोन एज वेव नंबर, ओमेगा is known as angular frequency and phi is initial phase। क्लियर होगी बात? तो k is wave number। अगर हम बात करें इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, दैट रिलेशन विल बी k is equals to 2 पाई बाय लैम्डा, ये हमने पढ़ा था। अगर बात करें ओमेगा की, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी या 2 पाई एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। और टाइम में फेज में और पाथ में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, टाइम में
टाइम में, फेज में और पाथ में क्या रिलेशन होगा, दैट विल बी डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। यानी हम बोल सकते हैं जो सारी चीजें हमने वहां पर ट्रैवलिंग वेव में पढ़ी थी, वेव ऑन स्ट्रिंग में, वो सारी की सारी चीजें यहां पर भी वैलिड है, बस थोड़े से मीनिंग चेंज हो गए। इसमें पार्टिकल्स बस अब वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट ना करके अलोंग ऑसिलेट कर रहा है। तो एस नॉट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। क्लियर है? अगर मैं एस की बात कर रहा हूं तो एस क्या होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन at given instant। क्लियर है? तो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल, अब यहां पे समझ में आ गया होगा आपको, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो मैंने पोजीशन फिक्स कर दी, क्लियर है, और मैं अगर टाइम भी फिक्स कर दूंगा तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीन से वो एस होगा। बात आ रही है समझ में? अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं एक जनरल ग्राफ दे रहा हूं, दैट इज अ कर्व बिटवीन एस वर्सेस एक्स, यानी मैंने टाइम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मैं वेरी किसको करा रहा हूं, एस को, डिस्प्लेसमेंट को, और किसको, एक्स को, पोजीशन को, यानी मैंने टाइम को फिक्स कर दिया। तो ऐसे दो केस हमने पहले वहां पर किए थे, when the time is fixed and when the position is fixed। तो अगर मैं s वर्सेस x कर्व बना रहा हूं, इसका मतलब मैंने टाइम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर मैं टाइम को फिक्स कर दिया मतलब मैंने क्या कर दिया, पल्स का फोटो खींच लिया। तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं s वर्सेस x का, तो ये s वर्सेस x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा एट ए पर्टिकुलर टाइम। क्लियर है? साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो हमने ग्राफ बना लिया, ऐसे समझ लो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का मैंने ग्राफ बनाया। अब अगर मुझे इस ग्राफ में उन पॉइंट्स को शो करना है जो कंप्रेशन जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या उन पॉइंट्स को शो करना है जो रेयरफेक्शन जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैं कैसे करूंगा, उसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो होता है, हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे आगे, उस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि कहां कहां पर कंप्रेशन जोन बनेगा, कहां कहां पर रेयरफेक्शन जोन बनेगा, और कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां का प्रेशर चेंज ही नहीं होगा। एक तो फॉर्मूले से पता लगा सकते हो। एक दूसरा मेथड और है, अगर ये s वर्सेस x कर्व है, क्लियर है, ये s वर्सेस x कर्व है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, मान लो ये इस तरह का कर्व है, तो आप क्या करो, जो ऊपर वाला कर्व है उसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दो। जैसे ये ऊपर वाला कर्व है, ये दो लूप ऊपर आ रहा है, ये एक नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाले लूप के जितने पॉइंट्स है उसको राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ये राइट की तरफ शिफ्ट किए, और नीचे वाले लूप के जितने पॉइंट्स हैं उनको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। आपको अपने आप ही दिख जाएगा कि कहां पर डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, कहां पर मिनिमम हो रही है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात, देखो यहां पे दिख गया कि जो मीडियम पार्टिकल्स हैं इस पॉइंट के आसपास देख रहा हूं बस मैं, तो इस पॉइंट के आसपास हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्टिकल भी इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं और ये वाले पार्टिकल भी इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कौन सा जोन बन रहा है, दैट इज अ कंप्रेशन जोन। तो यहां पर क्या बन रहा है, दैट इज अ कंप्रेशन जोन। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो अगर यहां पे आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम पार्टिकल्स हैं, वो भी इस पॉइंट से अवे जा रहे हैं, और ये वाले जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो भी इस पॉइंट से अवे जा रहे हैं। तो देखो ये दोनों यहां से अवे जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा जोन बना, दैट इज रेयरफेक्शन जोन। अगर मैं ग्राफ को और एक्सटेंड करता, मान लो ऐसे एक्सटेंड कर देते समझने के लिए, तो यहां पे देखो नीचे वाले को पीछे की तरफ शिफ्ट करना है, लेफ्ट की तरफ,
तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो पता चल गया आपको, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इस पॉइंट से जो ऊपर है वो भी अवे जा रहे हैं और नीचे वाले भी अवे जा रहे हैं, यानी यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी या मीडियम डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर क्या बनेगा, दैट इज रेयरफ्रैक्शन जोन। क्लियर है? तो पहला तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, अगर मुझे एस वर्सेस एक्स कर्व दे रखा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन कर्व अगर दे रखा है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप ऊपर वाले जितने भी मीडियम पार्टिकल्स हैं आप वो पॉइंट पकड़ लीजिए, ये पॉइंट्स मैंने ले लिए। क्लियर है? तो ये वाले पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने ऊपर वाले पार्टिकल्स को आगे शिफ्ट कर दिया, नीचे वाले को पीछे शिफ्ट कर दिया, तो मुझे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मिल गए जहां पर मुझे पता चल गया कि मीडियम डेंसिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है। जहां पर मीडियम डेंसिटी मिनिमम होगी दैट इज अ रेयरफ्रैक्शन जोन, यानी इस पॉइंट का अगर मैं प्रेशर लिखना चाहूं तो इस पॉइंट का प्रेशर आएगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी, और अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर मैं प्रेशर लिखना चाहूं तो इस पॉइंट का प्रेशर आएगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी। क्लियर है? अब आते हैं ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट जहां पर एस वर्सेस एक्स कर्व की स्लोप 0 है, वो मैं थोड़ा सा आगे और समझाऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा पॉइंट यहां पर समझ लेते हैं। वो वाले पॉइंट जहां पर एस वर्सेस एक्स कर्व की स्लोप क्या है, 0 है, इन पॉइंट्स पर प्रेशर चेंज नहीं होता, तो यानी यहां पर डेल्टा पी क्या होगा, 0 होगा, यहां पर डेल्टा पी क्या होगा, 0 होगा, यानी इन पॉइंट्स का प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट के बराबर ही होगा। तो अगर मैं इन पॉइंट्स का प्रेशर लिखूंगा तो प्रेशर विल बी इज इक्वल्स टू पी नॉट। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजन होंगे या पॉइंट्स होंगे जहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर प्रेशर मिनिमम होगा, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां का प्रेशर उस ऑसिलेशन से चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यहां पर अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे जाके देखेंगे कि एस वर्सेस एक्स में मैंने बोला जहां स्लोप 0 हो जाएगी वहां पर प्रेशर चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा पी 0 के बराबर आएगा। क्लियर होगी बात यहां तक? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि व्हाट इज पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी इन दिस इक्वेशंस। तो अगर हम जनरल इक्वेशन ले रहे हैं, अगर मैंने जनरल इक्वेशन ली s इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? तो अगर मैं ट्रैवलिंग वेव यानी प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहा हूं साउंड के केस में, तो मैंने एक जनरल इक्वेशन ले ली दैट s इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट कि व्हाट विल बी द पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, जिस वेलोसिटी से मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेशन यानी एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस एसएचएम की वेलोसिटी जो होगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है। वो कैसे निकालें, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, दैट वीपी इज इक्वल्स टू डीएस बाई डी टी। क्लियर है? तो ये मुझे किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी देगा, और किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी दे रहा है, इसका मतलब मैंने एक्स को फिक्स कर दिया। क्लियर भाई? अगर मैं एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो निकालूंगा, एक साथ 10 की वेलोसिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि सबकी अलग अलग होगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं और इससे मुझे पार्टिकल वेलोसिटी मिल रही है, तो दैट वेलोसिटी विल बी फॉर ए पर्टिकुलर पार्टिकल, यानी मैंने पोजीशन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी ये वाली टर्म कैसी हो गई, कांस्टेंट। पोजीशन फिक्स्ड, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है तो वेरिएबल है ओमेगा इंटू टी। डिफरेंशिएट करते हैं तो ds बाई डी टी कितना हो जाएगा, एस नॉट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन इनटू, तो पहले तो साइन का किया, ये हो गया। अब इसका करते हैं ब्रैकेट का, के एक्स इज ए कॉन्स्टेंट क्योंकि पोजीशन फिक्स्ड है 0, फाई इज ए कॉन्स्टेंट 0 डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा टी का कितना आएगा, सिर्फ ओमेगा, तो यहां से ये आपके पास आएगा दैट इज एस नॉट ओमेगा कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल,
तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी एस नॉट ओमेगा, ऐसे रहने देते हैं। कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कॉस थीटा होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई कॉस थीटा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस, तो मैं इस कॉस थीटा को ऐसे लिख सकता हूं दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कितना है? दैट इज के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर होगी बात यहां तक? अब इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं कैसे? साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी है? एस बाय एस नॉट। यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा वी पी इज इक्वल टू एस नॉट ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एस बाय एस नॉट का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें, एलसीएम लूंगा तो ये आएगा एस नॉट ओमेगा अंडर रूट ऑफ एस नॉट स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस नॉट स्क्वायर। ये रूट में एस नॉट स्क्वायर एस नॉट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना कितना? दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ एस नॉट स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर मैं मैक्सिमम, यानी मैं बोल सकता हूं ये पार्टिकल वेलोसिटी आ गई मेरे पास, तो पार्टिकल वेलोसिटी विल बी ओमेगा अंडर रूट ऑफ एस नॉट स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। एस नॉट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी एम्पलीट्यूड हो गया। एस इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये देखो एसएचएम वाली वेलोसिटी आ गई। एसएचएम के केस में वेलोसिटी कितनी आती थी? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही तो आया है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ये एम्पलीट्यूड ही है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट। तो यहां पे x वही तो था, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट। यानी बोल सकते हैं एसएचएम वाली ही वेलोसिटी आ रही है। और चेक कर लेते हैं, हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे? वेलोसिटी अगर मेरे पास आ गई पार्टिकल की, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं क्या? तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। कैसे निकालें? एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी अगर मेरे पास ये आ गई, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो मैं बोल सकता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मेरे पास आएगा दैट विल बी dv बाय dt इज इक्वल टू एस नॉट ओमेगा, ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये आएगा माइनस का साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब इसका ब्रैकेट का करते हैं। अगेन मैं यहां पर एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर पार्टिकल का निकाल रहा हूं, इसका मतलब पोजीशन क्या हो गई? फिक्स हो गई, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? सिर्फ टाइम है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा, तो इनटू ओमेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अब इसको सॉल्व करें। देखो यहां पर ये बना कितना? ओमेगा स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऐसा लिख दिया, दैट इज एस नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और अगर मैं इस इक्वेशन को हटाना चाहता हूं तो दिस विल बी द एस। ये किसके बराबर है? एस के बराबर है। तो ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू एस। और यही तो कंडीशन होती है एसएचएम की। अगर मैं एसएचएम की बात करता हूं तो एसएचएम की कंडीशन क्या होती है? ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। तो सेम चीज यहां पर भी आ रही है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एस। यानी यहां से प्रूफ हो गया कि इस केस में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल वेव
पार्टिकल of medium performing SHM, और डायरेक्शन की बात करें SHM इन डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन या अलोंग द वेव प्रोपोगेशन, अलोंग वेव प्रोपोगेशन। क्लियर हो गया?